Hello, good morning, children. Today we'll study class 10 Geography, Chapter 1, that is Resources and Development. What do you mean by resources? Resources से हम क्या समझते हैं? किसी भी रिसोर्स जो भी है जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है. ओके, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग्स, आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करता है. ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? रिसोर्सेज कहते हैं. जैसे मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, दैट मीन्स वाटर इज़ आवर रिसोर्सेज. मुझे भूख लगी है, खाना खाना है, दैट इज़ फूड इज़ आवर रिसोर्सेज. तो एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट और सराउंडिंग्स विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स इज नोन एज रिसोर्सेज. ओके, और रिसोर्सेज और रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? और रिसोर्सेज इज द थिंग विच इज़ टेक्नोलॉजी एसेसिबल. ठीक है, ये तो हमने कह दिया कि जो चीज़ हमारी सेटिस्फाई नीड को करता है उसे हम रिसोर्सेज कहते हैं. बट रिसोर्सेज और भी कुछ चीज़ है, जैसे कि वो टेक्नोलॉजीली क्या होना चाहिए? एसेसिबल होना चाहिए. ओके, और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए. एंड थर्ड वन, इकोनॉमिकली की जो है वो फिजिबल होना चाहिए. सॉरी, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए. जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या है? विच इज़ टेक्नोलॉजी एसेसिबल. मतलब टेक्नोलॉजी एसेसिबल से क्या समझते हैं हम? जैसे कि यहाँ पर देखिए, आप लिखा है यहाँ पे पॉइंट, टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल. क्या मतलब है? जैसे कि आप एक गोल्ड को एक रिसोर्स मानते हैं, दैट इज़ ए गोल्ड. हम ओर से हम गोल्ड निकालते हैं. जब आपके पास टेक्नोलॉजी होगी, है ना, आपको देखिए ज़मीन के अंदर से निकालना है उसको, तो उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए. गड्ढा खोदना होगा, आप हाथ से थोड़ी ना गड्ढा खोद के निकालना शुरू कर देंगे. आपके पास उसकी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए कि आप उसको किस तरीके से बाहर निकालेंगे. फिर और से हम उसको गोल्ड बनाएंगे, है ना, गोल्ड होगा तैयार. तो गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको जब हम निकाल रहे हैं उसको हमको प्योर फॉर्म में लेकर आते हैं. तो हमारे पास उतने प्रोसेस के लिए क्या होना चाहिए? टेक्नोलॉजी होनी चाहिए. तो वही रिसोर्स हो पाएगा जो कि टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल होगा. ठीक है, ये चीज़ होनी चाहिए फर्स्ट. और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए. अब ऐसे देख लो, मान लो कि मतलब सभी कोई उसको एक्सेप्ट करे, ऐसा भी होना चाहिए कि मान लो ऐसी बात, सोसाइटी जो है उसको एक्सेप्ट करती हो. अब सोसाइटी में मान लो ऐसे गोल्ड रखा हुआ है, और लेकिन कोई किसी को उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई इसको ध्यान नहीं दे रहा, तो वो रिसोर्सेज नहीं है. तो रिसोर्सेज क्या हुआ? जिसको सोसाइटी भी क्या करती है? एक्सेप्ट करती है, कंसिडर करती है, रिसोर्स कंसिडर करेगी, तभी वो क्या होगा? हमारे लिए एक रिसोर्स होगा. तो दैट इज़ कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल होना चाहिए, और एक क्या होना चाहिए? इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए. कैसे इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए? मतलब मान लीजिए कि आप जब गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने जाते हैं, निकालते हैं, है ना, गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करते समय आपको बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत पड़ी होगी, सब मशीन्स लगी होंगी. तो उसमें क्या हुआ होगा? आपको पैसे लगे होंगे, इनपुट लगा होगा, और जो फिर उसके बराबर का, उसके इक्वल टू आउटपुट भी आना चाहिए. यदि मैंने इनपुट किया है इतना, तो उसके बराबर मुझे आउटपुट भी मिलना चाहिए. यदि मान लो कि गोल्ड एक्सट्रैक्ट करते वक्त मुझे 1 करोड़ रुपए लगे, लेकिन जब इन रिटर्न मुझे मिला गोल्ड की फॉर्म में, जब गोल्ड आया मेरे पास, तो वो सिर्फ 50,000 था. तो क्या ये इकोनॉमिकली एसेसिबल है? नहीं है. क्यों? क्योंकि मुझे तो लॉस हो रहा है काफ़ी. मैंने 1 करोड़ रुपए लगाया उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो मुझे सिर्फ 50,000 आ रहा है. दैट मीन्स इट इज़ नॉट इकोनॉमिकली फिजिबल. इकोनॉमिकली फिजिबल मीन्स ये कि आपको लॉस बियर ना करना पड़ा, आपको लॉस बियर नहीं करना पड़ना चाहिए. ठीक है ना, तभी आप उसको इकोनॉमिकली फिजिबल बोल सकते हैं. तो हम एक सिंपल सा कैसे हम डेफिनेशन दे सकते हैं इसका? everything available in our environment which can be used to satisfy our needs, which are uh, technology accessible, economically feasible, and culturally acceptable.
ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये रिसोर्सेज का डेफिनेशन आप इसको इसी तरह लिखेंगे, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स विच आर टेक्नोलॉजिकली accessible, culturally acceptable and economically feasible. Clear? तो दिस इज द रिसोर्सेज। अब ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप, इसको इसको देखिएगा, ये जो आपके यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए आप क्या करते हैं, हम कैसे इसको, रिसोर्सेज तो है, ये कैसे आते हैं और हम इसे कैसे यूज़ करते हैं, हाउ वी यूज़ इट, कैसे हम इसे यूज़ करते हैं रिसोर्सेज को। जैसे आप जंगल जाते हैं और जंगल से क्या करते हैं, लकड़ी काट कर लेकर आते हैं, है ना। आपको गोल्ड के लिए आप क्या करते हैं, हाथ से खोदते नहीं, आप उसके लिए टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, है ना। और फिर क्या होता है, देखिए सबसे पहले ह्यूमन जो फिज़िकल इन्वायरमेंट के साथ क्या करता है, ये इंटरैक्ट करता है। ह्यूमन बीइंग क्या करता है, नेचर के साथ, आप फिज़िकल इन्वायरमेंट जो है उसके साथ इंटरैक्ट करता है। ठीक है, इंटरैक्ट करता है, उसके बाद वो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करता है। बिल्कुल, ह्यूमन बीइंग्स क्या करता है, फिज़िकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है, वो टेक्नोलॉजी यूज़ करता है और उसके बाद इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करता है, बनाता है। क्यों, यदि मुझे हमको क्या करना है, तो ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, फिज़िकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं और उसके बाद वो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, और टेक्नोलॉजी यूज़ करने के साथ वो क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। जैसे माइनिंग का, हम माइनिंग इंडस्ट्रीज़ बनती है, आप रबर से रिलेटेड कोई काम करता हो तो रबर इंडस्ट्रीज़ बनाता है, फ्यूल वुड इंडस्ट्रीज़ बन रही है। तो ह्यूमन बींग क्या करता है, ये है इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। कैसे, ह्यूमन बींग्स फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है, फिर टेक्नोलॉजी यूज़ करता है और उसके बाद इंस्टीट्यूशन क्रिएट करता है। क्लियर? तो ये था इंटर रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। क्लियर? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन थिंग्स अवेलेबल, ये चीज़ है। ह्यूमन बींग्स इंटरैक्ट विथ नेचर, मैंने वही बताया कि ह्यूमन बींग्स जो है वो इंटरैक्ट करता है नेचर के साथ, और नेचर के साथ इंटरैक्ट करने के बाद उसको फिर नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी यूज़ करता है एंड देन क्रिएट अ इंस्टीट्यूशन, और उसके बाद वो क्या करता है, इंस्टीट्यूशन क्रिएट करता है। क्लियर? ये है इंस्टीट्यूशन टू एक्सलेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और उस इंस्टीट्यूशन क्रिएट करता है जिससे क्या होता है, उनका इकोनॉमिक डेवलप्ड होता है। क्लियर है ये? अब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको क्लासीफाई किया जाता है, ग्रुप बनाया जाता है। हर चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन होता है। जैसे आप एग्जांपल लीजिए, आपके क्लास में ही यदि मैं कहूँ कि मुझे एक फ़ुटबॉल टीम रेडी करनी है, तो बताइए कौन कौन से, आप किस कैटेगरी के बच्चों को फुटबॉल टीम के लिए रखेंगे। ऑब्वियसली जो अच्छा दौड़ता होगा, जो अच्छा खेलता होगा, उस कैटेगरी को हम उसको फुटबॉल टीम में ले लेंगे। अब मैंने कहा नहीं, चलो एक क्विज़ कंपटीशन के लिए हम लोग को एक टीम बनानी है। तो क्या आप जो बच्चा सिर्फ खेलता ही है, बिल्कुल खेल रहा है, उसकी स्पीड अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो क्या आप उसको उठा के क्विज़ में डाल देंगे? पढ़ता नहीं, उसको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्समैन अच्छा है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसी बच्चे को यहाँ लाएंगे जो कि अच्छी पढ़ाई में भी अच्छा है, जिसको इंटरेस्ट है और हमको लगेगा कि वो अच्छा कर सकता है। तो हम उस तरीके से क्या क्लासीफाई करते हैं, है ना, हम उस बेसिस पे ग्रुप बनाएंगे। तो उसी तरीके से रिसोर्सेज का भी क्या है, जो रिसोर्सेज बिलोंग्स टू द डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी आर टेकिंग देम इनटू कंसिडरेशन। उनका भी हम ग्रुप बनाते हैं और किस तरीके से हम उनको कैटेगराइज करते हैं, ये देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम उनको कैटेगराइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। सबसे पहले ओरिजिन के बेसिस पे, फिर आता है एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओनरशिप, और ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक्ड एंड रिजर्व्स। इस बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे
ओरिजिन के बेसिस पे हम किस तरीके से इसको करते हैं, ओरिजिन की बेसिस पे हम चलते हैं। ठीक है, मैं आपको समझाते जा रही हूँ, आपके बुक में बहुत अच्छे से उसको दिया हुआ है, आप उसको रीड आउट कीजिएगा। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन मीन्स किस तरीके से वो आया है। ठीक है, ओरिजिन कहाँ से हुआ, तो उसके बेसिस पे हम करते हैं बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक मीन्स क्या होता है, जिसमें जान हो। ठीक है, जिसमें क्या हो, जान होती है, उसको हम कंसीडर करते हैं बायोटिक में। ठीक है, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ, उसमें क्या है, लाइफ एग्जिस्ट करता है, इसे हम कहते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। जैसे कि आपका ह्यूमन बींग्स हो गया, प्लांट्स है, एनिमल है ना, ये सब क्या आता है, जिसमें जान होती है, लिविंग थिंग्स आप बोल सकते हैं, तो हम उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, बायोटिक। क्लियर। और उसके बाद अबायोटिक क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग एलिमेंट्स जो भी है वो किस में आते हैं, ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग, इसको हम कहते हैं अबायोटिक रिसोर्सेज। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं रॉक्स है, मेटल है, एयर है, वाटर है, लैंड है, ऑल दिस आर नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, तो आपको पहला पॉइंट समझ में आया, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हमने कितने इसको पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक, these are obtained from the biosphere and have a life, such as human beings, plant and animal, you can say, give the example. And abiotic क्या है, non living things है, all those things which are non living elements are considered as abiotic resources. Clear? For example, rocks, minerals, air, water, land, all these are abiotic resources. Clear? And now second one is on the basis of exhaustibility, कि कितना ख़त्म हो सकता है, कितनी चीज़ें को हम एग्जॉस्ट कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, और कितनी चीज़ों को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो और क्या आता है उसके साथ, उसके अंदर में भी 2 पॉइंट्स है, दैट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्लियर? रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब है कि जो, मतलब आप क्या कर सकते हैं, जो अपने यूज़ किया और वो क्या हुआ, फिर से वो क्या, रिन्यू हो जाता है, दोबारा आ जाता है, रिन्यूड हो जाता है, रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल। द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड, जो रिन्यूड हो जाए और रिप्रोड्यूस बाय द फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम जैसे देखते हैं, वाटर हम लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। वाटर का हमने देखा जिस तरीके से, कैसे है, वाटर आप यूज़ करते हैं, आपने मान लीजिए वाटर आपने वॉशिंग के लिए यूज़ किया, वो वॉशिंग के लिए जो आपने पानी यूज़ किया वो नाली में गया, नाली से वो समुद्र में गया, नदी में गया, नदी से वो समुद्र में गया, समुद्र में जाने के बाद वो क्या होगा, फिर से इवापोरेशन, आपने वाटर साइकिल पढ़ा है, क्या होगा, वो इवापोरेट होगा, कंडेंसेशन हो जाएगा, है ना, उसके बाद वो फिर से इवापोरेट हो जाता है, इवापोरेट के कंडेंसेशन हो जाएगा, उसके बाद फिर से वो प्रेसिपिटेशन बनता है, फिर उसके बाद इधर से वो फिर से पानी के फॉर्म में नीचे आ जाता है। तो ये क्या हुआ, वाटर साइकिल बन रहा है ना, ये हम यूज वाटर हमारा वहाँ जा रहा है और वो फिर से इवापोरेट हो रहा है, तो ये रिन्यूएबल हो गया, रिन्यूड हो गया ये। ठीक है, तो और इसके एग्जाम्पल में हम सोलर, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सब हम ले सकते हैं। ये क्या है, द रिन्यूएबल रिसोर्सेज में बी फर्दर डिवाइडेड इनटू द कंटिन्यूअस और फ्लो। इसको हम इस तरीके से देख रहे हैं, समझ गए आएगा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हम रिन्यू कर सकते हैं, विच कैन बी रिन्यूड, ओके, इज नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज दिस सोर्स ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, मतलब जो ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है, ये क्या है, एक बार यूज़ करने के बाद ये वैनिश हो जाता है, एक बार यूज़ करने के बाद ये वैनिश हो जाता है। कैसे, जैसे अभी हमने गाड़ी में पेट्रोल डलाया और हम घूम कर आ गए। अब घूम कर आएंगे तो आपको क्या लगता है कि वो जो 1 लीटर पेट्रोल डाला था मैंने, वो क्या 2 लीटर हो गया होगा, या वो 1 लीटर वैसा ही होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो तो धुआं के फॉर्म में निकल गया वो। अब क्या वो दोबारा जो धुआं है वो पेट्रोल बन जाएगा? नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा ना, वो तो यूज़ हो गया।
तो वैनिश हो जाता है। विच कैन नॉट मतलब यूज़ करने के बाद वो वैनिश हो जाता है। विच कैन नॉट बी रिन्यूड, उसको हम दोबारा नहीं बना सकते हैं, ठीक है। मतलब उस धुएँ को दोबारा पेट्रोल नहीं बना सकते थे ना, तो इस तरीके से जैसे फिर कोल है, पेट्रोलियम है, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। एक बार हम इसको यूज़ करते जाएंगे, क्योंकि इनको जो बहुत टाइम हज़ारों साल लग जाते हैं, इनको टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर इनको लग जाता है इनके बनने में, है ना। मिलियंस ऑफ ईयर्स इट टुक टू बनने में, इनको मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाता है। इसलिए ये क्या होते हैं, एक बार यूज़ हो गए तो दोबारा इसको हम रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। क्लियर। तो ये हो गया नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्लियर। तो अभी तक हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ, हमने कैसे पढ़ा इसको क्लासीफाई कैसे टाइप ऑफ रिसोर्सेज को। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में हम बायोटिक अबायोटिक देखा, और ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी हमने देखा रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्लियर। अब थर्ड वन है ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेसिस पे इसको हम देखते हैं किस तरीके से। ऑनरशिप मतलब आप समझ रहे हैं, जिसके पास होता है, ये ऑनर इसका कौन है। तो ऑनरशिप के बेसिस पे हम इसको देख रहे हैं। इसमें ऑनरशिप के बेसिस में इसको फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज़ इंडिविजुअल, कम्युनिटी एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल। क्लियर। 4 में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। तो इंडिविजुअल क्या है, इंडिविजुअल में क्या है, दिस आर ओन्ड बाय प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल। जैसे मेरा घर है, आपका घर है, आपकी बाइक है, आपका खेत है, जो मेरा है वो मेरा ही है ना, उसको दूसरा कोई यूज़ नहीं कर सकता। तो दिस इज इंडिविजुअल। These are also owned by privately by individuals. Many farmers own lands, allotted them to by the government against the payment of the revenue. In villages, they are the people with the land ownership, but there are many of the landless. Urban people, लोगों का वही बता रहा है यहाँ पे कि उनके प्लॉट्स होते हैं जो जिनका खुद का होता है ना। तो ये उस कैटेगरी में आते हैं। कौन? इंडिविजुअल की कैटेगरी में। अगेन कम्युनिटी। कम्युनिटी मीन्स क्या, जहाँ पे देयर आर द रिसोर्सेज विच आर एसेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी। जितने मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी में हैं वो सब यूज़ कर सकते हैं। जैसे पब्लिक पार्क है, मैरिज गार्डन्स है, पब्लिक गार्डन होते हैं, टेम्पल्स होते हैं, ये क्या है, सब प्लेग्राउंड्स हैं, ये सभी लोग यूज़ कर सकते हैं। किसी एक का नहीं होता, इसको सभी यूज़ कर सकते हैं कम्युनिटी में। तो इसीलिए बोला जाता है इसको कम्युनिटी रिसोर्सेज। ठीक है, कम्युनिटी ओन रिसोर्सेज। क्लियर। फर्स्ट हमने देखा इंडिविजुअल रिसोर्सेज, सेकंड कम्युनिटी, और थर्ड आता है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज मीन्स क्या, कि जितनी भी टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग्स टू द नेशन। जितने भी हमारे इंडिया में, जो भी हमारे नेशन के अंदर में जितनी भी रिसोर्सेज अवेलेबल है, टेक्निकली रिसोर्सेज, वो सब क्या है, नेशन का है। द कंट्री हैज़ अ लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर द पब्लिक गुड। इवन जो गवर्नमेंट है, आप नेशनल में आप समझ सकते हैं कि जो भी चीज़ें, जो भी कंट्री की होती है ना, जो ना इंडिविजुअल का होता है ना कम्युनिटी का होता है, वो पूरे किसके होता है, नेशंस का होता है, कंट्री का होता है, जिसको कंट्री यूज़ कर सकती है। जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, ये पूरे नेशंस की होती हैं। किसका होता है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ नेशंस का हो गया। जैसे रेलवेज़ है, यू माइट हैव सीन द रोड है, कैनाल्स हैं, रेलवेज़ है, बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन द फील्ड ओन्ड बाय द सम। कभी कभी क्या होता है, कुछ रोड, कभी रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कभी हम कैनाल्स बना रहे हैं, तो किसी दूसरे की प्रॉपर्टी में भी ये बना देते हैं। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक बेनिफिट्स के लिए ये बनता है, और गवर्नमेंट बनाती है, तो ये किसका हो जाता है, और ये गवर्नमेंट का है। Urban development authorities get empowered by the government to acquire land. All the mineral, water resources, forest, wildlife, and land within the political boundaries and oceanic area up to 12 nautical miles, 22.2 kilometer from the coastal terminus territorial. अब जैसे कि हम मान देखते हैं, ये हमारा इंडिया है ना, इंडिया का मैप है, यहाँ पर दोनों तरफ ओशन से, आपको पता है। तो ये क्या कह रहा है, जितनी टेरिटोरियल बाउंड्री है, जितनी टेरिटोरियल मतलब जो हमारे इसके अंतर्गत आता है पूरा इस एरिया में, है ना, इंडिया के अंतर्गत, ये क्या हुआ, हमारा नेशनल यूज रिसोर्सेज हो रहा है। अब देखिए और क्या कह रहा है, क्या चीज़ होता है, जितना ये समुद्र के पास का
ये कोस्टल लाइन्स है ना, यहाँ से समुद्र शुरू हो रहा है, यहाँ से 12 नौ यहाँ तक 12 क्या 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स समुद्र की, मतलब आप बोल सकते हैं 12 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम बेस लाइन। बेस लाइन जहाँ से समुद्र शुरू होता है, जहाँ से समुद्र, ये बाउंड्री है, यहाँ से पूरा समुद्र लगा, यहाँ से यहाँ तक 12 क्या आ रहा है 12 नॉटिकल माइल्स। तो इंडिया के अंदर का जो भी टेरिटरी का कंट्री में जो भी चीज़ें हैं यहाँ अंदर में, वो भी नेशन का यूज़ का है, नेशनल यूज़ का है, रिसोर्सेज है। और बाउंड्री से, ओशंस की बाउंड्री से ये जो 12 नैरोटिकल माइल्स आता है, ये भी क्या है, हमारा नेशनल रिसोर्सेज है यहाँ तक का, ठीक है। 12 नॉटिकल माइल्स जो है, ये भी हमारा क्या है, ये नेशनल यूज़ में आता है, ठीक है। ये जो समुद्र का इलाका है, ये 12 नॉटिकल माइल्स मीन्स जहाँ से समुद्र शुरू होता है, फ्रॉम, ये 12 नॉटिकल माइल्स मीन्स फ्रॉम द बेस लाइन है ना। तो यहाँ तक क्या है, ये पूरा क्या है, नेशनल रिसोर्सेज है, क्लियर है। अब आता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज में क्या है, इंटरनेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है, एक तो हमने देखा कि जो हमारा अब इसको एग्जांपल से फिर से समझते हैं। ये देखिए, ये इंडिया है, अभी मैंने आपको बताया कि ये है मैप, है ना। ये जो बाउंड्रीज है, यहाँ तक मैंने बताया, ये जो अंदर जो बाउंड्री के अंदर में है इंडिया के, ये पूरी नेशनल रिसोर्सेज है। अब जो यहाँ तक आया, मैंने बताया ये जो पॉइंट है, मतलब यहाँ बेसलाइन से शुरू होकर यहाँ तक, ये होता है 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है, 12 नॉटिकल्स माइल होता है। ये नॉटिकल माइल्स क्या होता है, ये यूनिट है जिससे ओशन में डिस्टेंस को मेज़र किया जाता है, ओशंस में डिस्टेंस को मेज़र किया जाता है, याद रखेंगे। ये नॉटिकल माइल्स क्या होता है, इट इज़ अ यूनिट फ्रॉम विच द डिस्टेंस इन द ओशन इज मेजर्ड। जो ओशन में जो डिस्टेंस है, ये समुद्र के अंदर में जो डिस्टेंस वगैरह है, इसको मेज़र करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ नॉटिकल माइल्स, ठीक है, नॉटिकल माइल्स बोलते हैं। और आपको याद रखना है कि 1 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू 1.9 किलोमीटर होता है, ठीक है। 1 नॉटिकल माइल्स इज इक्वल टू 1.9 किलोमीटर। तो और हमारा कितना है, यहाँ से देखिए, यहाँ से ये बेसलाइन से लेकर यहाँ तक 12 नॉटिकल पॉइंट्स तक क्या है, ये एक्सक्लूसिव ही हमारा है, मतलब ये हमारा नेशनल यूज़ के लिए है। अब क्या कहता है कि यहाँ से जो 12 से लेकर 200 नॉटिकल्स माइल्स, मान लीजिए यहाँ तक आ रहा है 200 नॉटिकल्स माइल्स, ये समुद्र का, ये सब क्या है, समुद्र है आपका, ये सब समुद्र है ना, पानी है आपका, ये सब, ये पूरा तो पानी है हमारा यहाँ पे। तो 12 से लेकर 200 नॉटिकल्स जो पॉइंट है, ये कहाँ से, ये 12 से यहाँ तक क्या है, ये हमारा, यहाँ से यहाँ तक क्या है हमारा, ये नेशनल रिसोर्सेज में आ गया 12 तक। अब 12 से लेकर 200 जो है यहाँ तक, कहाँ से, 12 से लेकर 200 तक है, ये होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ। कहाँ से कहाँ तक होता है, 12 से लेकर 12 नॉटिकल, यहाँ से लेकर 200 नॉटिकल यूनिट्स तक क्या होता है, ये EEZ, दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्लियर, कहाँ से कहाँ तक, 12 से लेकर 200 तक। इसका मतलब यहाँ पर ये क्या है कि यहाँ पे जो है, जो भी 200 और यहाँ से यहाँ तक में क्या है, हम इस चीज़ों को, हमारी राइट आती किसकी, अब ये एक कोस्टल है ना हमारे यहाँ का, तो इंडिया का राइट यहाँ तक आता है कि 12 तक तो वो इंडिया के ही अंडर में है, कि यहाँ पर पूरा इंडिया का, लेकिन 12 से लेकर 200 तक भी क्या है, यहाँ पे जहाँ पर हमारा राइट होगा, यहाँ से यहाँ तक भी हमारा राइट होगा। कहाँ से, 12 से लेकर 200 नॉटिकल जो
माइल्स है वहाँ पर भी हमारा राइट होगा, दैट इज़ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और जो 200 से लेकर बाहर में है, 200 से जो बाहर है बाद में, ठीक है, बियॉन्ड 200 से जो पार है वो सब आता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज में। जो यहाँ का जो पानी है, ये सब जो पानी है, ये सब आएगा इंटरनेशनल रिसोर्सेज में, ठीक है, क्लियर। तो ये था हमारा इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। किस तरीके से हम इसको देखते हैं, इसको आप रीड आउट कीजिएगा अपनी बुक में, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिएगा इसमें क्या है, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट होता है पोटेंशियल, मैं पी लिख रही हूँ खाली, पी पोटेंशियल, डी डेवलप्ड, इसको भी 4 भाग में देख रहा है ना, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करके दिया है, किसको, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस डेवलपमेंट। तो इसको फर्स्ट देखिए, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक, एस फॉर स्टॉक, और ये एस है ना, एस फॉर स्टॉक, और आता है रिजर्व्स, ठीक है। अब ये चीज आप इसको मैं आपको इसको इस तरीके से पॉइंट के साथ टेबल के हिसाब से समझा रही हूँ, तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। देखिएगा सबसे पहले हम देखेंगे पोटेंशियल क्या है, डेवलप क्या है, स्टॉक क्या है और रिजर्व क्या है। इसको किस कैटेगरी में देखते हैं, देखिए, एवेबिलिटी, मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रही हूँ पूरा, एवेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, एवेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है। सेकंड है विलिंगनेस मतलब आप विल कर रहे हैं, यूज़ करने का, विलिंगनेस टू यूज़। फिर है थर्ड है आर वी एबल, क्या हम उसको यूज़ करने के लायक हैं, यूटिलाइज। और फोर्थ में है एग्जाम्पल्स। देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ये फोर्थ है एग्जाम्पल। अभी मैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में इसको कितने भाग में बांटा गया, 4 भाग में, दैट इज़ पोटेंशियल, ये है पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक, रिजर्व, ठीक है। अब ये चारों चीज़ों में बांटा गया है। अब इसको हम देखेंगे कैसे, हम इसको कैसे जज करेंगे, कैसे वो पोटेंशियल है कि डेवलप्ड है कि नहीं है, ये कैसे जज करेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, विलिंगनेस टू यूज़, आर वी एबल टू यूज़ इट, आर वी एबल टू यूटिलाइज इट। और एग्जाम्पल देखते हैं। अब कोई भी चीज़, जो भी रिसोर्सेज है, क्या वो पोटेंशियल है, क्या वो पोटेंशियल है, तो क्या वो हमारे लिए पोटेंशियल है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझते हैं। ये मान लीजिए यहाँ पर सोलर एनर्जी है, यहाँ पे क्या है, सोलर है, ठीक है, सोलर एनर्जी है। सोलर एनर्जी, समझे, SOLAR, सोलर लिख रही हूँ, सोलर एनर्जी है। अब सोलर एनर्जी के लिए आप जानते हैं कि हमारे पास तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, सोलर प्लेट्स अवेलेबल है, उसको लगाने के लिए सब कुछ हमारे पास मौजूद है। मीन्स वी आर टेक्नोलॉजी हमारे पास है उसको लगाने के लिए। विलिंगनेस टू यूज़, क्या हम उसको विल कर रहे हैं, हमारी इच्छा है उसको यूज़ करने की। यस, सोलर यूज़ करने की इच्छा है, हमारी सोलर एनर्जी को यूज़ करने की इच्छा है, वी आर विलिंग टू यूज़ इट। अब आर वी एबल टू यूटिलाइज इट, क्या हमारे पास इतनी उसको यूटिलाइज करने का हमारे पास है, रिसोर्सेज है, क्या हम उसको यूटिलाइज कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे। कैसे, जो सोलर है, क्या जितना भी अर्थ से जो भी उसका एनर्जी मिल रहा है, रेज आ रहा है, क्या हम उसको पूरे तरीके से यूटिलाइज कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, है ना, नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमने कहा कि वो हमारे लिए क्या है, एवेबिलिटी तो है टेक्नोलॉजी की, विलिंगनेस भी है हमारा यूज़ करने का, और क्या हम उसको एबल हैं यूज़ करने के लिए, नहीं, हम उसको एबल नहीं है यूज़ करने के लिए। तो वो किस कैटेगरी में आता है, पोटेंशियल में। पोटेंशियल में क्या आता है, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। जिसको देखो,
मैंने कहा हमारे पास टेक्नोलॉजी भी थी, हमने यूज़ कर लिया उसको यूज़ करने के लिए, हमारी इच्छा भी थी, विलिंगनेस भी था यूज़ करने का, हमने उसको करना यूज़, लेकिन हमारे पास उसको यूटिलाइज करने के लिए हम एबल नहीं थे। वी आर नॉट एबल टू यूटिलाइज इट, हम उसको एबल नहीं थे यूटिलाइज करने के लिए, इसलिए क्या है, उसको किस कैटेगरी में आता है, पोटेंशियल में। क्लियर। अब देखिए उसके बाद आता है डेवलप्ड। अब इसमें डेवलप्ड में क्या आएगा, देखिए जो रिसोर्सेस जो विच आर, जिसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, जिसके पास हम विलिंगनेस भी है कि हम उसको यूज़ कर सकते हैं, और जिसका हम आर वी एबल टू यूटिलाइज, क्या हम उसको यूटिलाइज करने के एबल में भी हैं, हाँ हैं। जैसे कि पेट्रोलियम हम जिसको बोल रहे हैं, तो पेट्रोलियम कैसा एग्जाम्पल है इसका, देखिए कि ये इसको निकालने के लिए हमारे पास पेट्रोलियम हम यूज़ कर रहे हैं, निकालते हैं पेट्रोल, हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, हमारी विलिंगनेस भी है उसको यूज़ करने की, हम उसको यूज़ करना चाहते हैं और हम उसको यूटिलाइज भी कर रहे हैं। अब हम पेट्रोल का यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, वी आर यूजिंग इट। तो ये आता है डेवलप्ड में, ठीक है, डेवलप्ड रिसोर्सेज। तो डेवलप्ड रिसोर्सेज आर विच दोज रिसोर्सेज in which we are having technology and we are willing to use it and we are able to use it, ठीक है, जिसमें हम टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है, विलिंगनेस भी है हमारे पास, और हम उसको यूज़ भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आता है डेवलप्ड कैटेगरी में, रिसोर्सेज में। अब स्टॉक, स्टॉक क्या है, अब स्टॉक को हम समझते हैं जिस तरीके से कि इसके लिए जैसे कि एग्जांपल है H2O, मान लीजिए वाटर है, आपको पता है H2O मीन्स वाटर, H2O मीन्स वाटर होता है, आपको पता है इसमें हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल्स हैं। यदि हमारे पास मान लीजिए कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हो कि हम बोलें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम क्या कर लें, अलग अलग कर दें, ठीक है, तो आप तो बोलोगे नहीं ऐसी टेक्नोलॉजीज तो हैं जिससे हम वाटर और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं, लेकिन क्या ये हमने एक पढ़ा था रिसोर्सेज में कि रिसोर्सेज वो चीज़ें होती हैं जो क्या हो, इकोनॉमिकली फिजिबल भी होनी चाहिए, है ना, हर व्यक्ति उसको इकोनॉमिकली क्या यूज़ कर सकता है, फिजिबल है क्या, वो है क्या हर व्यक्ति, आम व्यक्ति इसको कर सकता है, इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है, हर इंसान इसको यूज़ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है मानेंगे क्योंकि वो इकोनॉमिकली कोई फिजिबल नहीं है, ठीक है, और विलिंगनेस टू यूज़, हाँ हम ऐसा करना चाहते हैं, हम चाहते हैं ऐसा, लेकिन हम कर नहीं सकते, है ना, क्योंकि ये इकोनॉमिकली हमारे लिए फिजिबल नहीं है, हर इंसान नहीं कर सकता है, हमारा विलिंग है, हम चाहते हैं इसको करना, और आर वी यूटिलाइज, नहीं टेक्नोलॉजी ही नहीं है तो हम यूज़ कैसे करेंगे, तो ये रॉन्ग हो गया, मीन्स वी आर नॉट यूजिंग इट, ओके। तो इसमें आपकी बुक में क्या लिखा है देखते हैं, मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, उसका पोटेंशियल है सेटिस्फाई करने का, बट डू नॉट हैव अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, लेकिन उसकी वहाँ पे क्या है, एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है, आर इंक्लूडेड एमंग द स्टॉक, जिसके पास क्या है, पोटेंशियल विलिंग है यूज़ करने का, उसका विलिंगनेस है यूज़ करने की, लेकिन उसके पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है और यूटिलाइज भी नहीं कर रहा है, ठीक है, वी आर नॉट एबल टू यूटिलाइज, तो उसको हम किस कैटेगरी में लाते हैं, स्टॉक में लेकर आते हैं। क्लियर। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया H2O। अब रिजर्व क्या होता है, रिजर्व क्या होता है, रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक, मतलब यहाँ पे टेक्नोलॉजी तो है, रिजर्व में क्या होता है, वी आर हैविंग टेक्नोलॉजी, कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल, हम इसको टेक्नोलॉजी के साथ यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, बट देयर यूज़ हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड, लेकिन उसका यूज़ को हम अभी तक हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, हमारी इच्छा नहीं है उसको यूज़ करने के लिए, ठीक है,
क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? आर वी एबल टू यूटिलाइज इज, हम उसको यूटिलाइज करने के लिए भी एबल है, लेकिन हम उसको क्या कर दे रहे हैं? रिजर्व कर दे रहे हैं। हम उसको अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए रिजर्व कर रहे हैं। क्लियर? देखो यहाँ हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हमारा विलिंगनेस नहीं है। क्यों नहीं है? विलिंग नहीं है हमारे पास, यूज़ नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको अपने किसके लिए रिजर्व कर रहे हैं? हमारे फ्यूचर के लिए रिजर्व कर दे रहे हैं। दैट कम्स अंडर द ये रिजर्व्स। ओके, रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक which can be put into the use with the help of existing technical know-how, but their use has not been started, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। दिस कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स, इसको हम किसके लिए रख दे रहे हैं? अपने फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए हम इसको रख रहे हैं। क्लियर? जैसे अब देखिए, अब इसमें हमारे पास बहुत पानी है, अब जितने भी डैम हैं हम उसमें क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, डैम क्यों बनाते हैं? डैम से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगा देते हैं। लेकिन हमने क्या हर डैम पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लगा दिया है? नहीं, हमने सब डैम में नहीं लगाया है। क्यों? क्योंकि हमने उस डैम्स को क्या क्यों रखा हुआ है? अपने फ्यूचर यूज़ के लिए रख दिया है। दैट इज़ अ रिजर्व। ठीक है, उसको हमने फ्यूचर यूज़ के लिए सेफ रखा हुआ है। क्लियर? तो ये था आपका ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, किस तरीके से स्टेटस है उसका डेवलपमेंट का, ये हम देखते हैं, देखा हमने। इसमें आप बता सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल और रिजर्व में क्या डिफरेंस है? पोटेंशियल और डिफरेंस में ये रिजर्व होता है, डिफरेंस है कि इसमें तो हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी है, लेकिन हम यहाँ पर हमारी विलिंगनेस है यूज़ करने की, लेकिन हम यहाँ पर केपेबल नहीं हैं। वी आर नॉट केपेबल टू यूज़ इट। पोटेंशियल में क्या होता है? देखो, सोलर एनर्जी के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी थी, विलिंग भी था, लेकिन वी आर नॉट एबल टू यूज़, हमारे पास उसको यूज़ करने के लिए हम एबल नहीं थे। ठीक है, वी आर नॉट, हम इनकेपेबल थे उसको यूज़ करने के लिए, है ना, हम इनकेपेबल थे किसमें? पोटेंशियल में। लेकिन रिजर्व में क्या हो रहा है? हम टेक्नोलॉजी भी है हमारे पास, हम केपेबल भी हैं, हम केपेबल हैं, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम उसको अपने फ्यूचर के लिए रिजर्व कर रहे हैं। हमारा विलिंगलेस, हम विलिंग नहीं है हमको यूज़ करने की उसकी। यहाँ तो हम विलिंग था ना यूज़ करने का, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है? विलिंग नहीं है यूज़ करने की, और हम इसको अपने फ्यूचर के लिए रिजर्व कर रहे हैं। ये डिफरेंस है दोनों में, किसमें? पोटेंशियल और रिजर्व में। इसको इसी तरीके से समझिएगा टेबल बना के, तो बहुत ईजी हो जाता है ये। अब देखिए, अब स्टॉक और रिजर्व में क्या डिफरेंस है? स्टॉक में तो हमारे पास क्या है? टेक्नोलॉजी ही नहीं थी, टेक्नोलॉजी ही नहीं है स्टॉक के लिए, स्टॉक में हमारे पास। लेकिन रिजर्व में तो टेक्नोलॉजी है हमारे पास, और विलिंगनेस, यहाँ पर भी विलिंगनेस था हमारे पास, विलिंग यूज़ कर सकते थे, और यहाँ पर हम उसको यूटिलाइज़ ही नहीं कर पा रहे। अब हमारे पास क्योंकि टेक्नोलॉजी ही नहीं है, तो हम यूटिलाइज़ कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास यहाँ टेक्नोलॉजी है, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम उसको रिजर्व कर रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। आप इसको अपनी बुक से बहुत अच्छे से रीड आउट कीजिएगा। ठीक है, इसको बुक से आपको बहुत अच्छे से रीड आउट करना है, एक एक लाइन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, ये मैंने आपको पूरी आपकी बुक से ही समझा दिया है पूरा, और अच्छे तरीके से टेबल बना के भी आप समझेंगे तो ये आपको बहुत इजी हो जाएगा समझने में। तो ये यहाँ तक पढ़ा, और फिर नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है।